Video we are going to study health and physical education subject which is from your second year and मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर में भी आपको फिज़िकल और एजुकेशन का सब्जेक्ट मिलेगा, तो उसकी वीडियोस मैं बाद में अपलोड करूंगी। फ़िलहाल मैं सेकेंड ईयर के फिज़िकल एजुकेशन का यूनिट 1 आपको कराने जा रही हूं और इसी तरह यूनिट 2, 3, 4 एंड 5 पाँचों यूनिट मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में कराऊंगी। आपको सारे जो नोट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में मिलने वाले हैं। तो अगर आप इसी वीडियो को हिंदी में देखना चाहते हो तो आप ऑन स्टूडेंट पाठशाला का जो दूसरा चैनल है वहाँ पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको सारे नोट्स हिंदी में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड जो आपकी यूनिट का नेम है वो है हेल्थ एजुकेशन। जैसे आप हिंदी अगर ट्रांसलेट करो तो हो जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आपकी हेल्थ है उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए। देखिए, फिज़िकल एजुकेशन यहाँ पढ़ाया जा रहा है इसलिए नहीं कि आपको डॉक्टर बनना है, बनना तो आपको टीचर ही है, लेकिन फिज़िकल एजुकेशन के अंदर जो भी बेसिक बातें हैं, फंडामेंटल चीज़ें जो हैं, जो एक टीचर को पता होनी चाहिए और हर एक इंसान को पता होनी चाहिए, वो सारी बातें आपको यहाँ फिजिकल एजुकेशन में पढ़ने को मिलेगा। तो आपका जो सब्जेक्ट है ना उसका नाम ही हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। तो यहाँ पे हेल्थ भी रहेगी और साथ ही साथ फिजिकल जो चीज़ें हैं, एक्टिविटी हैं, वो भी रहेंगी। बाकी जो यूनिट 1 है आपका वो पूरा फोकस करेगा आपकी हेल्थ के ऊपर, पर्टिकुलर आपकी बॉडी के ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। बेसिक सी बात है कि हेल्थ एजुकेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एंड द स्टेजेस ऑफ प्राइमरी स्कूल लेवल, और जो प्राइमरी स्कूल लेवल पर आपको इसके स्टेजेस पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन का अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद प्रमोटिंग हेल्थ एज वेल एज रिड्यूसिंग बिहेवियरल इंड्यूस्ड डिजीज़। तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि हेल्थ एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी हेल्थ को प्रमोट करे, बल्कि साथ ही रिड्यूस करेगा किसको, आपके बिहेवियरल में जो भी डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, तो उसको भी कम करना जो है वो भी हेल्थ एजुकेशन के अंदर ही आता है। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशिंग चेंजेस इन पर्सनल एंड ग्रुप एटीट्यूड एंड बिहेवियर दैट प्रमोट हेल्थियर लिविंग। तो ये ऐसे चेंजेस को प्रमोट करते हैं ना सिर्फ इंडिविजुअल में बल्कि ग्रुप में, जो कि बिहेवियर और आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ को या फिर लाइफ स्टाइल को प्रोवाइड करता है। इसी के साथ ये क्या करता है, प्रमोटिंग गुड एंड हेल्थियर हैबिट्स अमंग चिल्ड्रन। बच्चों के बीच में अच्छी आदतें या फिर आप कह लो हेल्थियर हैबिट जो उनको हेल्दी बनाएगी, ऐसी हैबिट्स एग्जाम्पल के लिए हैंड वॉश करना और अच्छी चीज़ें खाना, जंक फूड से दूर रहना, ऐसी कई हेल्दी हैबिट्स हैं जो आप बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हो बाय हेल्थ एजुकेशन। और क्या है भाई इसके अंदर ये क्या करता है, इम्प्रूव हाइजीनिक हैबिट्स। बच्चों को ये हाइजीनिक हैबिट्स भी डेवलप करता है। एंड क्लीननेस एट सराउंडिंग, और आसपास अपने सराउंडिंग में साफ सफाई रखना, उसको प्रमोट करना, ये भी बच्चों के अंदर डेवलप करता है कौन, हेल्थ एजुकेशन। मेंटेन गुड हेल्थ एंड नॉलेज ऑफ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स भी जो अच्छी होती हैं वो बच्चों को प्रमोट करती हैं जब हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन के बारे में कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, बट फिर भी अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आप अटेम्प्ट करते हो तो इसके कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स के साथ साथ अगर आप डेफिनेशन प्रोवाइड करोगे तो आपके आंसर में बहुत ज़्यादा वेटेज आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सोफी का एक डेफिनेशन लिया है, बहुत ईजी है, आप इसे 2-3 बार पढ़ोगे डेफिनेटली आपको ये लर्न हो जाएगा। सोफी क्या कहते हैं कि हेल्थ एजुकेशन इज रिलेटेड टू द बिहेवियर रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द पीपल। साफ साफ कहते हैं कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो रिलेटेड है बिहेवियर से, और जो बिहेवियर है वो रिलेटेड है पीपल से। तो ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, आपको लर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टेजेस भी आपको बता दिए मैंने, प्राइमरी लेवल पर क्या क्या चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए हेल्थ एजुकेशन की, और प्राइमरी लेवल पर बच्चों के लिए क्या चीज़ें प्रमोट करता है या फिर क्या चीज़ें डेवलप करता है हेल्थ एजुकेशन।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर साइंटिफिक टर्म्स चलेंगे, क्योंकि जो बॉडी हम अपने साथ 24 घंटे साथ लेकर चलते हैं उसके बारे में हमें कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक इसीलिए दिया गया है कि हर एक व्यक्ति, ना सिर्फ टीचर, अगर टीचर ये चीज़ें समझेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चों को समझाएगा और बच्चे ही सोसाइटी में जाकर एक अच्छे सिटीज़न बनेंगे। तो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है भाई ह्यूमन बॉडी? अगर हम बात करें तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, सीधी सी बात है, जो हमारी बॉडी है वो कोई सिंपल चीज़ तो है नहीं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है और स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ किन किन चीज़ों से बनी हुई है ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मेड अप ऑफ यूनिक सेल्स। तो ये तो हम सभी ने साइंस में 8th 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, दैट वर्क टुगेदर, जो आपस में काम करती है, कंप्लीट द स्पेसिफिक फंक्शन, जिसके अंदर हर सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। या ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू की बात कर लें तो जैसे आइज़ का अपना काम है, ईयर के अपने काम है, नोज का काम अलग है, तो सबके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ, और जिसकी वजह से जो जीवन है वो चलता रहता है या फिर कंटिन्यू रहता है। तो ये बेसिकली अगर आपको एक डेफिनेशन कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो ह्यूमन बॉडी के बारे में लिखना हो तो आप इन लाइंस को लिख सकते हैं। साथ ही साथ द फिजिकल सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम। तो थोड़ा सी साइंटिफिक टर्म्स है, बट एक दो बार अगर आप इसको सुनते हो या लिखते हो या पढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये समझ आ जाएगी। ये साइंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये 8th 9th 10th की ही साइंस के कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो ये हो गई हमारी ह्यूमन बॉडी। अब देखिए वी कैन डिवाइड आवर ह्यूमन बॉडी सिस्टम बेस्ड ऑन फंक्शन। अगर फंक्शन के बेस पर हमें अपने ह्यूमन बॉडी को क्लासीफाई करना हो या फिर डिवाइड करना हो तो हम जो गिवन बिलो पॉइंट्स दे रहे हैं इनको ध्यान में रखकर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फंक्शंस। तो पहला जो फंक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन या डिविडेंड हमने किया है वो है स्केलेटन सिस्टम। तो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर आपको एक जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगा पूरा स्केलेटन सिस्टम, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, एक तरीके से पूरी बॉडी को सपोर्ट देता है कौन, स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारी बॉडी है उसके अंदर मस्कुलर सिस्टम मिलेगा आपको, जो कि स्पेशलाइज सेल होते हैं या फिर कह लीजिए कि मसल्स फाइबर होते हैं, और इसी के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। जितने भी हमारी मसल्स है उसमें खिंचाव होता है जिसने हमारी बोन्स को ढका हुआ है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर माउथ से लेके आपके पूरे लार्ज इंटेस्टाइन तक का सफ़र आपने शायद 8th या 7th क्लास में पढ़ा हो, तो आपको ध्यान होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पर पूरा बताया गया था कि कैसे हम खाने को इंटेक करते हैं, देन कहाँ कहाँ से गुजरता हुआ खाना डाइजेस्ट होता है। फिर आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, जिसमें कि आपके रेड ब्लड सेल हो सकते हैं, वाइट ब्लड सेल हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स बॉडी में हर जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर आएगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, और यहाँ पर काम जो आता है मेनली एयरवेज, लंग्स और ब्लड वेसल्स, जिसमें ऑक्सीजन मूव करता है और बॉडी जो है वो क्लीन होती है, और जितने भी वेस्ट गैसेज होती हैं वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। हमारा पूरा बॉडी जो है ब्रेन से लेकर अगर बात की जाए हमारे थंब तक, तो ये कनेक्ट करके रखता है, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी होती है बैक साइड में वो कनेक्टेड होता है। जैसे कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक्शन को रिएक्शन प्रोवाइड कराते हैं।
नेक्स्ट है आपका ग्लैंडुलर सिस्टम, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन आता है किसका, मेटाबॉलिज्म का, और ये काम करता है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें जितना भी हमारा एक्सेस वेस्ट होता है हम उस प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से एग्जिट कर देते हैं बाय एनस। लास्ट में आएगा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी आपने साइंस की क्लास में 9th या 10th में पढ़ा होगा, जिसके अंदर ये इंश्योर करता है कि जो सर्वाइवल है वो एक स्पीसीज में बना रहे, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक बच्चा या न्यू वन इंडिविजुअल को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो। तो ये सारे हमने फंक्शन के बेस पर अपनी ह्यूमन बॉडी को डिवाइड किया था। पेपर में क्वेश्चन एग्जैक्टली आ सकता है, सेम क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट इज़ इट्स क्लासिफिकेशन, तो आप इसको या फिर वो खुद ही कह देंगे कि क्लासीफाई करिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ पर 9 बताए हुए हैं, एटलीस्ट आपको यहाँ पर 5 तो याद करने ही होंगे। अगले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग और प्री एडोलसेंस। तो एडोलसेंस या फिर एडोलसेंस से थोड़ा पहले जितने भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसकी बात करेंगे, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गर्ल्स, और मेनली यहाँ पर बात की जाएगी गर्ल्स को कि गर्ल्स को कौन सी प्रॉब्लम होती है एडोलसेंस के दौरान। तो सबसे पहली यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है फिजिकल प्रॉब्लम। अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉब्लम क्या होती है एडोलसेंस या उससे थोड़ा पहले प्री एडोलसेंस में, लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में बात अगर हम ज़्यादा करें, वैसे होता बॉय और गर्ल दोनों में ही है। यहाँ पर डेवलप सेक्स ऑर्गन्स की जो गर्ल्स हैं या जितने भी हमारे एडोलसेंस होते हैं उन सबके सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, और लड़कियों को खासकर क्या शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड बात करें मेंटल प्रॉब्लम की, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस और इमेच्योरिटी आपको एडोलसेंस के अंदर देखने को मिलेगी। ये बताने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप पहले से भी जानते होंगे। फिर आता है आपका बिहेवियरल प्रॉब्लम। बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, इरिटेशन आ जाएगी। एडोलसेंट जो जितने भी बच्चे होते हैं हमारे, और वो ट्राई करते हैं, ट्राई टू बी अ लीडर, वो हमेशा चाहते हैं कि हम लीडर बने और हम जो हैं सबसे आगे हों, सब लोग हमें देखें, वी आर द हीरो। तो एडोलसेंस में ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वो हाईलाइट होना चाहते हैं, खुद को लाइमलाइट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जो प्रॉब्लम वो है लेक ऑफ कोलैबोरेशन एंड स्टेबिलिटी। उनके अंदर स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। आप कभी भी देखिएगा, उनको कभी लगता है कि हम जो है डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, मतलब कोई भी स्टेबिलिटी वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं या कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कोलैबोरेट नहीं कर पाते अपने साथियों के साथ। तो यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। जब बच्चा फैमिली के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाता, उन्हें लगता है कि फैमिली जो है वो हमारी बिगेस्ट एनिमी बन रही है। और क्या प्रॉब्लम है, डिस्मे अबाउट सेक्सुअली रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ पर सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम भी एडोलसेंस को देखने को मिलती है। और इमोशनल प्रॉब्लम, जिसके अंदर अप्स एंड डाउन ऑफ इमोशन, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं आपने और सुसाइडल केस, यहाँ तक कि इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से कई बार जो एडोलसेंट हैं हमारे वो कर जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार गर्ल्स को, वो है मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम, कि जो उनका टाइम डिसबैलेंस हो जाता है, विद इन अ मंथ जो मेंस्ट्रुएशन आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, खाने पीने की दिक्कत या कोई और वजह भी हो सकती है। यहाँ पर शो ऑफ और कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम भी एडोलसेंट बच्चों के अंदर मिलती हैं। वो हमेशा खुद को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से कॉम्पिटिट करने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू बी अ लीडर, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ये सारी प्रॉब्लम जो है एक एडोलसेंट बच्चे के अंदर देखने को मिल जाएगी। चलिए प्रॉब्लम्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन रेमेडीज़ क्या है। पेपर का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, वो रेमेडीज़ ज़रूर पूछेंगे। जब भी वो प्रॉब्लम पूछेंगे तो साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ भी लिखनी है। अब रेमेडीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जा सकती है एडोलसेंट बच्चों को, यहाँ पर एजुकेशन दिया जा सकता है उनको फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे गेम्स वगैरह में हम उनकी एनर्जी को यूज़ करें ताकि उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन फॉर साइकोलॉजी, उनके जो पेरेंट्स या जो फैमिली है उनमें से कोई भी उन्हें प्यार से बात करे, साइकोलॉजिकली उनको एजुकेट करें, उनको समझाएं कि जो इमोशंस अप डाउन हो रहे हैं उनको किस तरीके से वो कंट्रोल करें। वोकेशनल एजुकेशन और काउंसलिंग की जा सकती है। काउंसलिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एडोलसेंट बच्चों के लिए।
उसके बाद लिमिटेड फ्रीडम और कंट्रोल, दोनों ही चीज़ें हम एडोलसेंट को दे सकते हैं। ये भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बच्चे को डिसिप्लिन में रख रहे हैं, उनको फ्रीडम ही नहीं दे रहे हैं, या फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं। तो लिमिटेड फ्रीडम होना चाहिए और साथ ही साथ कंट्रोल भी होना चाहिए। और क्या किया जा सकता है, सोशल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आउटसाइड सोसाइटी एंड लॉज एंड डिसिप्लिन, हम बच्चे को बता सकते हैं समाज कैसा है, क्या सही है, क्या बुरा है, समाज में रहने लायक आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सारी एजुकेशन हम एडोलसेंट बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे और डिजीज़ की बात करेंगे कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिशन, और साथ ही साथ सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बहुत ही छोटे छोटे से और प्यारे प्यारे टॉपिक हैं, फटाफट से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, व्हाट इज़ फूड, फूड क्या है, फूड क्या है, द सॉलिड और लिक्विड, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस तो नहीं हो सकता ना फूड, तो इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड मैटर इनटेक बाय ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फूड। कितनी प्यारी सी बात कही रही है कि कुछ भी सॉलिड या लिक्विड, कोई भी ऐसा मैटर जो ह्यूमन बॉडी इंटेक करता है, खाता है, उसे हम फूड कहते हैं। इसका मेनली काम क्या होता है, गिव्स एनर्जी टू डू रेगुलर वर्क। रेगुलर वर्क करने के लिए फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये भी तो नहीं कि अगर सॉलिड है तो हम पत्थर खा लें और वही हमारा फूड है, नो। क्या वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, नो, तो वो फूड नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्या काम है फूड का, फूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। अब बात करेंगे न्यूट्रिशंस की, तो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड ए, फॉर एग्जांपल्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, विटामिन्स, रफेज एक्सेट्रा। तो कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, कुछ भी जो भी कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड ए, वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बात करेंगे डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को जो न्यूट्रिएंट्स है वो ना मिले या लेट हो, बहुत ज़्यादा बहुत लंबे टाइम से उन्हें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल रहा है, तो कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहली जो बीमारी है वो है मैरास्मस की, जैसे हिंदी में आप कुपोषण कहते हो। इसमें क्या होता है, डिक्रीज वेट, वजन कम होने लगता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस नज़र आने लगती है। सेकेंड जो डिजीज़ है वो है डिस्प्लेस्ड माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पर एक बीमारी है माल न्यूट्रिशन, ये भी तरह का क्या है, कुपोषण ही है, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसकी बॉडी तो पतली होती है लेकिन स्टमक जो होता है वो स्वेलो यानी कि फूल जाता है, सूजन आ जाती है। मे बी आपने देखे हो ऐसे केसेस। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है कोलेस्ट्रॉल की, जिससे कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं। इसके अलावा अगर हम वाइटामिन रिलेटेड बीमारियों की बात करें तो वाइटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और लैक ऑफ डी की कमी से क्या हो सकता है भाई, रिकेट्स। साथ ही साथ आयरन की कमी से अनीमिया और आयोडीन की कमी से गॉइटर नाम का जो बीमारी है वो हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से ऑस्टोमलेशिया हो सकता है और प्रोटीन की कमी से ओवरवेट, वीकनेस, फैट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे हम माल न्यूट्रिशन की, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कुपोषण की बात करेंगे, क्या होता है माल न्यूट्रिशन, इसके कॉजेज, सिम्टम, रेमेडीज, सारी चीज़ें देखेंगे। तो माल न्यूट्रिशन क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। जब किसी को खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना प्रोवाइड की जाए तो उन्हें क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। इसके कॉजेज क्या है, क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स, क्या रीज़न है, क्या कारण है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। पहली बात तो पॉवर्टी, लोग गरीब ही इतने हैं कि वो अपनी सारी न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट ऑफ फूड वो नहीं खा सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक रीज़न ये हो सकता है। सेकंड, लैक ऑफ नॉलेज, कि पता ही नहीं है कि आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो वहाँ पर भी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। लाइक डिसलाइक, कुछ लोगों को पसंद ही नहीं है, कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं अच्छी चीज़ों को जो उन्हें खाना चाहिए, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। एक्सपेंसिव फूड, मेथड ऑफ कुकिंग, कि आप अच्छी चीज़ें लेकर तो आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की चीज़ें ला तो रहे हैं, बट उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करके खा रहे हैं, जिससे उस जो न्यूट्रिशन है वो वैसे ही ख़राब हो जा रहे हैं। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, पता कैसे चलेगा कि किसी बच्चे को माल न्यूट्रिशन है या नहीं। पहली बात तो लो वेट, उसका जो वज़न है वो कंपैरेटिवली अदर जो उनके
अदर जो उनके साथी होंगे, उनके सेम एज ग्रुप के होंगे, उनसे कम मिलेगा आपको, वीकनेस बहुत ज़्यादा आएगी और पोस्चर भी बिगड़ जाता है, येलोविश बॉडी होने लग जाती है, पूरी बॉडी का जो कलर है ना वो येलोविश होने लगता है। तो ये आपके सिम्टम है जिनसे आप पता लगा सकते हो कि माल न्यूट्रिशन है या नहीं। चलिए बात करेंगे रेमेडीज़ की। तो क्या क्या रेमेडीज़ किया जा सकता है? एनवायरनमेंट ऑफ होम, होम का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट प्रोवाइड की जाए और हेल्थ एजुकेशन यदि घर वालों को और बच्चे को दोनों को प्रोवाइड की जाए तो इससे जो है आप कम कर सकते हो माल न्यूट्रिशन के केसेस को। देखिए बैलेंस डाइट क्या होती है ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको क्या है कि एक स्पेशल क्वांटिटी में सारे न्यूट्रिएंट्स आपके फूड के अंदर प्रोवाइड किए जाए, यही जो है आपका बैलेंस डाइट है। बात करेंगे इंपॉर्टेंस की या सिग्निफिकेंस की, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो क्या ज़रूरत है बैलेंस डाइट की, क्यों नीड है? फर्स्ट ऑफ ऑल केयर ऑफ फिजिकल बॉडी, बॉडी जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसके केयर के लिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। क्रिएट एंटीबॉडीज़, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने के लिए हमें बैलेंस डाइट चाहिए। गिव एनर्जी, अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये बॉडी को। गिव हीट टू बॉडी टू फेस आउटसाइड एनवायरनमेंट, बाहर जो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है या जो भी चीज़ें हैं जो नुकसानदायक, उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट चाहिए होता है। Preservation from injection helps in physical growth, helps in mental development, improve immunity, स्किन को ग्लो करने के लिए और साथ ही साथ गिव कॉन्फिडेंस। अगर आप अच्छा खाना खाते हो, आपकी बॉडी अच्छी है तो साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें। तो क्या क्या हो सकती है खाने की अच्छी आदतें, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल च्यू प्रॉपरली हार्ड फूड, जितने भी हार्ड या सॉलिड फूड होते हैं उसे हमें अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। सेकंड, डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर और बिफोर ईटिंग, जस्ट और ड्यूरिंग, खाते समय या खाने से तुरंत पहले या तुरंत बाद पानी जो है वो हमें नहीं पीना चाहिए। टेक कर्ड, सैलेड एंड सीजनल फ्रूट, आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हो, दही, सैलेड और जो भी मौसमी फल हैं उन चीज़ों को हमें अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। टेक पीस ड्यूरिंग ईटिंग, खाते समय हमें शांत रहना चाहिए। डोंट ईट इन हैसल, जल्दीबाजी में बिल्कुल ना खाएं। वॉश हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर ईट, खाने से पहले और बाद में अच्छे से हाथ को धोना है। टेक प्रोटीन इन फूड, खाने में प्रोटीन वाली चीज़ें भी ज़रूर लें। डोंट स्किप मील्स ड्यूरिंग डाइटिंग, डाइटिंग करनी हो तो उस समय अपने खाने को स्किप बिल्कुल ना करें। हाँ, खाने में आप चेंजेस ला सकते हैं। अवॉइड जंक फूड, बाहर की चीज़ों को अवॉइड ही करें। टेक बॉइल्ड और रॉ वेजिटेबल और फ्रूट, जो सब्जी और फल हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पकाकर या बहुत ज़्यादा फ्राई करके ना खाने की बजाय कच्चा या फिर बॉईल करके खाने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर स्कूल। स्कूल के लिए जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम यहाँ पर समझेंगे। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन स्कूल, तो बात करें अगर हेल्थ सर्विसेज की तो वो स्कूल में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रन स्टे इन स्कूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक बच्चा जो है स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करता है और ये क्या कर सकता है, पॉसिबिलिटी हाई ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंजरीज फ्रॉम प्ले ग्राउंड और स्पोर्ट्स, अब स्कूल में बच्चे रहते हैं तो वहाँ प्ले ग्राउंड और स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है उनसे इंजरीज़ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्लीन एंड हेल्दी क्लासरूम के लिए ज़रूरी है। स्ट्रेसफुल एजुकेशन हो, डेवलप अ गुड लाइफ स्टाइल, मॉर्निंग रूटीन और जितने भी प्रेयर्स वगैरह होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स डे कंपटीशन होता है तो वहाँ भी हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। पीटी और अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो स्कूल के अंदर अवेलेबल होनी बहुत ज़रूरी हैं।
हेल्थ फैसिलिटी के अंदर ही क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट एड आता है जो बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अगर चोट लगती है तो फटाफट से फर्स्ट एड कर दिया जाए। अरेंजमेंट ऑफ एम्बुलेंस होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर क्लिनिकल असिस्टेंट्स अभी होना ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स जो बेसिक मेडिसिन्स होती हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। और लास्टली अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बच्चों को हेल्थ फैसिलिटी के साथ साथ उसके अंदर फिजिकल एजुकेशन जो वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करनी चाहिए। तो दैट वाज होल द यूनिट 1 ऑफ योर सेकेंड ईयर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द यूनिट। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।